Hi everybody. Today we are going to discuss about the how become eligible teacher for ASU यानी कि आयुर्वेद सिद्धा यूनानी एजुकेशन में एक डॉक्टर जो है आपका टीचर कैसे बन सकता है, तो ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, यानी कि राइट्स ऑफ ए आयुष डॉक्टर के एक आयुष डॉक्टर जो है क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद क्या क्या बन सकता है, तो उसमें एक चीज ये भी बताई थी कि आयुष का डॉक्टर जो है आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद टीचिंग लाइन में भी जा सकता है। तो वही चीज आज हम आपको बता रहे हैं जो NCISM ने गाइडलाइन जारी की है कि एक टीचर कैसे बन सकता है ISM के अंदर, यानी कि जो ISM इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें यानी कि आयुर्वेद यूनानी और सिद्धा के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर टीचर कैसे बन सकता है। एलिजिबल टीचर जो है या एलिजिबल आपका लेक्चरर, एलिजिबल रीडर या एलिजिबल प्रोफेसर कैसे बन सकता है, तो वही गाइडलाइंस जो है जारी की हैं आपका NCISM के इस लेटर यानी कि 20/2/2024 में उन्होंने एक लेटर जारी किया है जो तमाम यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार को, तमाम कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को और तमाम जो है आपका हेल्थ सेक्रेटरीज को स्टेट के, उनको ये लेटर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या उसको क्वालिफाई करना है, किस तरह से वो टेस्ट देना है। तो उस टेस्ट का नाम क्या रखा है, तो उस टेस्ट को कहा गया है NTET यानी कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका NCISM एक्ट 2020, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन रेगुलेशन 2022 और NCISM रेगुलेशन 2023 जो कि 20 दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ था, तो उसके अंदर जो है तमाम चीजें जो है बताई गई हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए और प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है क्वालिफिकेशन की। देखिए, एक टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली शर्त है कि उसको अपनी उसी पैथी के अंदर PG होना चाहिए, कि जिस भी सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट में उसको PG कोर्स कंप्लीट करना होगा। यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे सिद्धा का हो, चाहे यूनानी का हो, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद PG कोर्स कंप्लीट करेगा। या तो वो PG कोर्स कंप्लीट हो, जिस भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट में वो जाना चाहता हो, या फिर उसके एलाइड सब्जेक्ट से मतलब है, मान ली किसी ने MS किया है, सर्जरी के लिए किया है, लेकिन वो उसका एलाइड एनाटॉमी भी होता है, तो वो उसके अंदर भी जा सकता है। तो सबसे पहला पार्ट होगा कि उसको किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें PG कोर्स कंप्लीट किया हो, या उस कोर्स का कम से कम 30 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हो। 30 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद वो इस टेस्ट में, NTET टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो किन किन जगहों से आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेस्ट होगा वो उसके आपका एप्टीट्यूड के बेस पर होगा, यानी कि उसकी योग्यता के आधार पर होगा, और उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवालात होंगे। उस क्वेश्चन पेपर में MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनकी एक सवाल के जो है 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक राइट होगा, और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क का होगा, यानी कि ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी बात कि इसके अंदर आपका 100 सवालात आएंगे, जिनको आपको 120 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी कि 2 घंटे का समय होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। उस टेस्ट को यानी कि उन सभी सवालात को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए 2 घंटे का वक्त होगा। उस 2 घंटे में आपको उसको कंप्लीट करना होगा। रिजल्ट की बात जब करते हैं तो उस टेस्ट में कम से कम 50% मार्क का आना जरूरी है, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होंगे, अदरवाइज वो फेल माना जाएगा।
अब आता है इसको कि ये कब होगा टेस्ट। देखिए ये टेस्ट जो है हर साल के मई के महीने में हुआ करेगा, हर साल के मई के महीने में हुआ करेगा। और इससे इसको क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, यानी कि अगर कोई ऑलरेडी टीचिंग कर रहा है और उसको रीडर बनना है, या कोई ऑलरेडी रीडर है उसको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए भी उसको इस टेस्ट के अंदर अपियर होना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो जो है अगले स्टेप में जा पाएगा, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर। अब सवाल आता है कि ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, अब ये कितने दिनों तक वैलिड रहेगा। अब ये टेस्ट जो है आपका 10 ईयर्स तक, 10 साल तक जो है वो आपका वैलिड रहेगा। 10 साल के अंदर आप अगर कहीं टीचिंग के लिए अपॉइंटमेंट हो जाता है आपका, तो फिर आप जो है कंटिन्यू टीचर बन जाएंगे और फिर आपको वहीं पर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद फिर अगर आपको रीडर बनना है तो आपको फिर टेस्ट देना होगा, प्रोफेसर बनना है तो फिर टेस्ट देना होगा। तो ये टेस्ट जो है 10 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप 10 साल में कहीं अपॉइंटमेंट हासिल कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा से इस टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। या आपने टीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया, अपॉइंट भी आप हो गए, लेकिन किसी वजह से आपने उसको बीच में छोड़ दिया, तो उसके बाद आप जो है 10 साल कंप्लीट होने तक दोबारा से अपियर हो सकते हैं। अदरवाइज जो है आप जो है दोबारा से टेस्ट में अपियर होंगे, यानी कि नए सिरे से आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अब आते हैं इसमें सवालात जो है कहां से आएंगे। देखिए इसमें जो कंटेंट दिया है एनसीआईएसएम में, ये आप जो है मैंने आपको बताया कि 20/2/2024 का एनसीआईएसएम का ये लेटर है, इसको यानी कि गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय एनसीआईएसएम, ये लेटर आप जो है नेट से उठा सकते हैं। इसमें तकरीबन सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन जो इनिशियली चीजें उसमें बताई गई हैं मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कौन कौन से कंटेंट्स जो है इसके अंदर रखे गए हैं, जिनके अंदर से वो टेस्ट के सवालात आएंगे। तो कि इसमें जो है जो कंटेंट्स रखे गए हैं उसमें एक है आपका टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, तीसरा है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, चौथा है आपका असेसमेंट मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, और पांचवा है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, छठा है आपका एंड्रागोजी इन एजुकेशन, और सातवां है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, और आठवां है आपका एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हीं सभी कंटेंट्स से, इसमें जो कंटेंट्स हैं वो इन हेडिंग्स के तहत आएंगे, और उन कंटेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर है लेकिन थोड़ा सा आप सुन लेंगे। तो इसमें देखिए टीचिंग एंड ट्रेनिंग में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, वो आएंगे टीचिंग में आएगा आपका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। दूसरा टीचिंग मेथड्स, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि अप्रोच। तीसरा इस पे पॉइंट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इसमें अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट्स एंड एडल्ट लर्नर्स यानी कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इसी में नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। इसी में नेक्स्ट आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। इसी में नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, बेड साइड टीचिंग। अब नंबर 2 पर आता है कम्युनिकेशन। यहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड इसके अंदर सवालात आएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन में आपका क्या आएगा, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट
बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, नेक्स्ट मास मीडिया एंड सोसाइटी, यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल की भी तमाम जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर आता है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या है आपका? क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, पर्सनल अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट, ensuring engagement and motivation in the classroom, routines and technology in the classroom, next forming positive learning environments, next disciplinary problems, next management strategies for diverse classroom. नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4 असेसमेंट मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, जिसमें आएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम्स, elements of evaluation, evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, consideration of innovation in evaluation systems, advancement in educational technologies, information and communication technologies ICT, general abbreviation and terminologies। और इसमें आईसीटी एंड गवर्नेंस। इसमें नेक्स्ट आता है नंबर 5 पर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग टुडे, नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गाइडलाइंस टू टीचिंग यानी कि पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नेक्स्ट विगोटिस्कीज सोशल कल्चरल प्रेस्क्रिप्टिव। नंबर 6 पर आता है आपका एंड्रागोजी इन एजुकेशन यानी मीनिंग ऑफ एंड्रागोजी, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ एंड्रागोजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। नेक्स्ट आता है लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी, मीनिंग ऑफ पेडागोजी, स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ पेडागोजी, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि टीचिंग लर्निंग। और नेक्स्ट नंबर 1 पर आता है एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कॉम्पिटेंसी या आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम। तो ये सब कंटेंट्स हैं जिनके अंदर से जो है आपका टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो एमसीक्यूज होंगे, जो मैंने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी कि उसके 4 ऑप्शन होंगे एक सवाल के, और हर सवाल जो है 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से 100 नंबर का ये पेपर होगा, उसमें से कम 50 मार्क्स जो है आपको लाने हैं, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और इसमें एक बार दोबारा से मैं कंटेंट के नाम पढ़ देता हूं। इसमें कंटेंट है आपका टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट, चौथा है आपका असेसमेंट मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, और 5वां है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, छठा है आपका एंड्रोगोजी इन एजुकेशन, 7वां है लर्निंग एंड पेडागोजी, और 8वां है आपका एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इसको कंप्लीट करने के बाद, ये क्वालिफाई करने के बाद जब रिजल्ट पब्लिश होगा, ये जो आपका एनटीईटी सर्टिफिकेट है ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होगा, और आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से कहां से? एनसीआईएसएम की साइट से। कब? जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाए। लेकिन यहां एक बात है, वहां से तुरंत जो है रिजल्ट के पब्लिश के बाद आपको तभी हासिल हो सकता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो, यानी कि आपका पीजी कोर्स कंप्लीट हो और उसके बाद आप अपियर हुए हैं, तो आपको हाथों हाथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 महीने पूरा करने के बाद, यानी कि पीजी कोर्स अभी आपका पूरा नहीं हुआ, 30 महीने पूरे होने के बाद अपियर हुए हैं, तो उसमें आपको पहले अपना प्रोविजनल डिग्री या ओरिजिनल डिग्री जो आपको कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, वो आप अपलोड करेंगे।
उसके अपलोड करने के बाद ही वहां से आप अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, यानी कि तब तक वो आपका पेंडिंग रहेगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, या डिग्री मिल जाएगी तो वो डिग्री वहां पर अपलोड होगी और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट वहां से हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अब आगे आने वाले वक्त में टीचर अगर बनना है तो उसको NTET यानी कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें से कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।